थ्योरी में मैं कम टाइम लेता था, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मतलब मेरा बेसिकली ये रहता था कि मैं थ्योरी में अराउंड अगर 1 घंटा देता हूँ, तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे 2 घंटा दूंगा, या 2 से ढाई जाता था। तो 1:2 से 2.5 तक रहता था रेशियो इन दोनों के बीच का। और वरना ये मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में चेंज हो सकता है, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा सॉल्विंग रहती है और केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम हो जाती है, स्पेशली इनऑर्गेनिक में, तो वो होता था। ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और अगर रचित मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे मतलब आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब देखे, फिजिक्स एक काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, तो जैसे आप सिद्धार्थ सर के पास पढ़ रहे थे, तो आपने मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक सबसे पहले, उससे भी पहले आप क्लास को किस तरह से अप्रोच करते थे? जब आप एक क्लास में बैठते थे, उस वक्त आपका एक स्टेट ऑफ माइंड किस तरह का रहता था? क्योंकि आज के कोविड के टाइम में हम देखें तो हर बच्चा क्लास में डिफरेंट तरीके से अप्रोच करता है। कुछ बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स की मतलब कई जगह पे कंप्लेंट्स आ रही हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कि बच्चे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे होते हैं, कोई गेम्स खेल रहा है, कोई मतलब कुछ कर रहा है, किसी का फोकस नहीं है। तो आप किस तरह से अप्रोच करते थे जब आपकी क्लास शुरू होनी होती थी, और उस क्लास के दौरान आपका फोकस किस तरह से रहता? सर मैं तो मतलब सब फुल स्क्रीन करके सारी चीजें ऑफ कर देता था। और मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ जैसे कुछ आप यूट्यूब पे जा रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो, आप गेम्स को तो बेसिकली डिलीट मार दो। यूट्यूब पे मैं साइट ब्लॉकर्स यूज कर लेता था, तो फिर मैं, ताकि उसमें डाइवर्ट ना हो टाइम, तो यही मेरा रहता था। ओके ओके। सो कहीं ना कहीं हमें खुद को इन चीजों से बचाना है, यही माइंड्स हैं, यही माइंड्स हैं। और अगर हमने अपना पैर इन पे डाला, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी ब्लास्ट, राइट रचित? यस सर। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रचित, कि जैसे आपने एक टॉपिक, फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपका रिवीजन कैसे रहता था? आप नोट्स किस तरह से बनाते थे? और उस मतलब आपको उस टॉपिक में किस तरह से उतरते थे, किस तरह से फील आता था उस टॉपिक का आपको? तो ये पूरा का पूरा एक, इफ यू कैन शेयर। यस सर। और उसको फर्दर हाउ यू यूज्ड टू कनेक्ट विद दी, क्योंकि यहाँ पे 5-6 क्लासेस में काफी टेस्ट होते हैं, तो आप उसको टेस्ट में कैसे प्रिपेयर करते थे, राइट? अभी इतना आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे लेके जाते थे? फिजिक्स में तो सर सिद्धार्थ सर जो भी कराते थे, तो वो क्लास के बाद आप एक आध घंटे, 1-1.5 घंटा ले लो उसको, फिर उसको ढंग से आप रिवाइज कर लो। और फिर सर जनरली क्वेश्चन दे देते थे जो तुम कर सकते हो, और वो तुम कर लोगे तो फिर आई थिंक उससे ज्यादा कुछ ज्यादा चाहिए नहीं होता है उस दिन। अगर ये रेगुलरली कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। ओके ओके। एक्चुअली थोड़ा सा इधर वॉल्यूम का इशू है, मेरे को थोड़ा पास में जाना पड़ रहा है, और थोड़ी सी ऑडिबल कम है। तो यहाँ पे रचित, आपका रिवीजन पैटर्न कैसा रहता था? हाउ मच टाइम यू यूज्ड टू डिवोट टू द रिवीजन? कैसी कैसी आपकी रेगुलरिटी रहती थी? क्या आपने कभी उस चीज पे इश्यूज, प्रॉब्लम्स फेस किए? हाँ सर, मतलब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल करे थे रिवीजन में, मतलब समझ नहीं आता था कैसे करना है। पर मेरा फिर मैंने क्या किया था कि मैंने बेसिकली जब मैं मेंस के लिए पढ़ रहा था, तो मैंने कुछ पहले क्या किया, मैंने ढंग थोड़ी एक बेसिक लेवल की पढ़ाई कर ली। उसके बाद मैं टेस्ट देने लग गया मेंस के। फिर मैं देखता था कि क्या उसमें मैं गलत किस चैप्टर्स में कर रहा हूँ, किसमें मेरे कम आ रहे हैं, ये देखता था। और ये देखता था कि मेंस में इन जनरल कि किसके ज्यादा वेटेज होती है नंबर में। तो ये दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके मैं अपनी प्रायोरिटी सेट करता था कि सबसे ज्यादा पहले कौन सा करूं, कितना ज्यादा टाइम उसमें लगाया जाए, और मैं उस हिसाब से करता था, तो फिर उसमें मेरे को फायदा हुआ था। ओके। सो ऑब्वियसली देयर इज अ स्ट्रेटजी दैट यू नीड टू फॉलो। प्रायोरिटी किसको देना है, किस किस चीज को कितना प्रायोरिटी देना है, इन अकॉर्डेंस टू दैट आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि किस किस चीज को कितना प्रायोरिटी देना है। अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट? और रचित, एक चीज और बताओ, क्योंकि यहाँ पे 5-6 क्लासेस में काफी काफी टेस्ट होते हैं, तो कभी ऐसा तो नहीं होता होगा कि आपने हर टेस्ट में परफॉर्म किया होगा? बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी होते होंगे
जहां पे आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपकी आफ्टर एग्जाम एनालिसिस किस तरह से रहती थी, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड इज, अगर आप अच्छा अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे या स्कोर ज्यादा नहीं कर पाते थे, तो उस सिनेरियो में आपका जब डीमोटिवेट होते थे या फिर हाउ यू यूज्ड टू कीप योरसेल्फ पेप अप, कैसे आप अपने आप को हाई रखते थे? सर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मतलब मैं अपने रचित, आप थोड़ा सा माइक अपने ये पास। यस सर, यस। तो मैं तो मतलब वही मैंने आपको कहा, जो मैं अपने टेस्ट के देख लेता था क्वेश्चंस, फिर उनको बेसिकली उनके सॉल्यूशंस आपको देखने होते हैं, और आप मतलब जैसे सर की साइट पे लोगों के बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर के भी मार्क्स पता चल जाते हैं। तो आप एक बेसिकली एक आइडिया ले सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और कितना इम्प्रूव करना है। तो फिर तुम अपने सॉल्यूशंस देख लो जिनके तुमने गलती करी है, और हाँ इससे हो जाता है। फिर डिमोटिवेशन के लिए तो मतलब हाँ, तो थोड़ा इफेक्ट करता है, पर फिर आप तुम मतलब डिमोटिवेट होके ही फिर आगे आ सकते हो ना। ओके, लेकिन आपने ये चीज फील किया, जैसे आपने इतने टेस्ट दिए तो आप डिमोटिवेट फील करते थे कई बार, यस सर। तो आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या था, हाउ यू यूज्ड टू कम अप, मतलब कैसे, मतलब अपने आप को पुल अप करते थे? सर एज सच कोपिंग मैकेनिज्म मतलब कुछ मतलब म्यूजिक मैं सुनते थे, कुछ खेलने जाते थे, कुछ सर से बात हाँ करते थे, क्या जनरली करते मतलब थे? मेरा क्या रहता था, मैं कुछ थोड़ी देर कुछ वीडियोस वगैरह देख लेता था माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और फिर वापस फिर पढ़ने ही लग जाता था। अच्छा, मतलब कुछ संदीप माहेश्वरी हाँ सुन लिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं मोटिवेशन वीडियोस तो मैंने नहीं सुने वैसे, पर ओके, हाँ आप सुन सकते हो, मतलब मैंने नहीं सुने लेकिन। या फिर कपिल शो देख लिया? हाँ वो भी कॉमेडी तो है ही अपनी। कॉमेडी तो है ही, राइट हाँ राइट राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा और रचित इसमें बताओगे आप कि जो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालाइज और फर्दर, मतलब उस टेस्ट का और बेनिफिट कोई भी कैसे उठा सकता है आपके आपकी तरफ से, अगर ये थोड़ा सा इसके ऊपर और मतलब आप लाइट डाल सको। सर मतलब टेस्ट में मतलब देखो, या तो आपको एक्यूरेसी की गलती हो सकती है, या आप टाइम में पूरा नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ये तीन चीजें होती है, ठीक है। तो आप एक्यूरेसी का तो आपको मतलब पेपर आपका टाइम में खत्म नहीं हो रहा है, आपको पता चल ही जाता है। एक्यूरेसी अगर आप पेपर अपना देखोगे ढंग से, तो एक्यूरेसी की वाली गलतियां भी, मतलब जैसे मैं अपना देखता था पेपर, तो पता चल जाता था पेपर एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट की। टाइम की तो वैसे ही पता चल जाती है, अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपका खत्म नहीं हुआ तो। ओके 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 ओके। और आपके मुताबिक जैसे बहुत सारे पेरेंट्स से हमारी बात होती है और वो मतलब उनका ये रहता है कि स्कूल्स स्कूल्स का एक मेन रहता है माइंड पे कि नहीं, स्कूल बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो आपके मुताबिक स्कूल और इंस्टीट्यूट का बैलेंस किस तरह से होना चाहिए, स्कूल की कितनी इंपॉर्टेंस है सबसे पहले, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सर मेरे हिसाब से तो जनरली स्कूल काम नहीं आता। स्कूल काम मतलब नहीं आता? इंस्टीट्यूट ही आता है, क्योंकि स्कूल बेसिक इंस्टीट्यूट तो आपको मेंस जेई के लिए पढ़ाने के लिए ही है ना। पर स्कूल को और काम भी होते हैं, तो और जनरली नहीं है ना, मतलब यहाँ पे टीचर्स इन सिंक काम करते हैं, वहाँ पे और भी काम होते हैं, तो वो इतना मतलब फोकस नहीं होती है पढ़ाई। और मतलब इंस्टीट्यूट में माहौल भी बेटर रहता है, तो बच्चे तुम्हारी क्लास में बच्चे जरूरी नहीं है अच्छा पढ़े। तुम क्या किसी स्टार्टिंग में अगर 11th में तुम किसी बुरी क्लास में चले गए, तो फिर मतलब दिक्कत हो सकती है सही में। राइट राइट, और सेल्फ स्टडी आज कहीं ना कहीं मतलब हमारे काफी रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, राइट? वंडरफुल यस सर, यस सर। वंडरफुल। मेरे को एक और आखिरी मतलब मैं सवाल बोलूंगा। जैसे आपने बताया रचित कि आपने जेई मेंस की तैयारी की, उस वक्त कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक्स इकट्ठे हो जाते हैं, मान लीजिए 50 टॉपिक्स, 120 टॉपिक्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं, चैप्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। सो क्या रिवीजन का एक पैटर्न, मेथोडोलॉजी होनी चाहिए? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि हम सर इतना पाइल अप हो चुका है और हर सब्जेक्ट का पाइल अप हो चुका है, इसको कैसे रिवाइज करें? तो स्टार्टिंग से हम एक क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करें ताकि हमारी रिवीजन बहुत इजी हो जाए?
इसके लिए क्या गाइड करना चाहोगे ओवरऑल ईयर में तो क्लास में आने यस वाले सर, बच्चों को? ओवरऑल ईयर में तो देखो सर, आपको मतलब जैसे ही सर ने जो क्लास में कराया वो आप पढ़ लो, रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद जो सर क्वेश्चन देते हैं वो कर लोगे ना, तो वैसे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। पर इन केस तुम ये नहीं करते हो और फिर तुम मेंस के पास आके कह रहे हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, सारे चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे, तो फिर ये रहता है तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन कि तुम पेपर्स दो अपने, और उसमें तुम यही देखो कि कौन से ज्यादा वेटेज दी जा रही है, कि कौन सा ज्यादा ज्यादा आ रहा है चैप्टर, फिर तुम वो करो। वो थोड़े से चैप्टर्स को कम कर देता है और तुम्हारा जो टेंशन होता है वो डिवाइड कर लेता है, ओके तो वो किया जा सकता ओके, सो वंडरफुल। कुछ क्वेश्चंस हैं आई थिंक। सो थैंक यू वेरी मच रचित। कुछ और क्वेश्चंस छोटे-छोटे स्टूडेंट से हैं। पूछे, छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं है। Yes, sir, yes, sir. जी। उन्होंने पूछा है भाई आप रात को ज्यादा पढ़ते हो या सुबह ज्यादा पढ़ते हो? मैं रात में ज्यादा पढ़ता हूँ आजकल, पर मैं पहले क्या करता था, मेंस के अराउंड तो मैं सो जाता था जल्दी, 11-12 बजे सो जाता था मैं, और जल्दी उठ जाता था। पर मेरा क्या रहता है ना, मैं जल्दी सो जाता हूँ ना, तो उठता मैं उसी टाइम पे हूँ, तो मैं लेट सोना प्रेफर करता हूँ फिर। ओके ओके ओके, सो इसका आंसर थोड़ा सा मैं देना चाहूंगा। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो, आपको ज्यादा रिटेन कर पाओगे, मतलब कई बार हमारे पेरेंट्स का यही कहना रहता है। लेकिन एज सच अगर हम एक रिसर्च की बात करें तो रिसर्च ये बोलती है कि सभी का स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट रहता है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि नाइट आउट रहते हैं, राइट, वो लेट तक पढ़ते हैं, उनकी रिटेंशन उस वक्त सबसे ज्यादा होती है। कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग उनको रिटेन ज्यादा होता है, इजीली वो मतलब उस टाइम पे उनकी पीक परफॉर्मेंस होती है। सो हर इंडिविजुअल की पीक परफॉर्मेंस अलग अलग समय पे होती है, दैट यू नीड टू वॉच योरसेल्फ। अपने आप को देखो कि मेरी पीक परफॉर्मेंस किस पर्टिकुलर टाइम, किस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे सबसे ज्यादा होती है। तो एक दूसरी चीज और भी है, आपने हमेशा जो आपका टेस्ट होंगे, एग्जाम्स होंगे, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होते हैं, राइट। तो उस टाइम पे आपने अपने आप को इस तरह से बनाना है ताकि आपकी पीक परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर टाइम पे निकल के आ सके। तो ये दो चीजें अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज कर लेते हो, देन यू हैव, आपने अपनी जो वॉर है वो जीत ली, राइट। सो थैंक यू वेरी मच रचित। अगर सर कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहें। आई थिंक रचित का और टाइम नहीं लेंगे क्योंकि रचित ने पढ़ना भी होगा। एंड गॉड ब्लेस यू रचित, गॉड ब्लेस यू। Thank you, हम sir. सब की तरफ से ढेर 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 सारे विशेष। बाकी कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए तो मैं इतने सारे पूछ नहीं पाऊंगा अभी, काफी जवाब रचित ने दे दिए। गॉड ब्लेस यू। और सब रचित को आई थिंक अपनी अच्छी अच्छी विशेष दे सकते हो, ठीक है, फाइन। बाकी चीजें बच्चे मैं क्वेश्चन संभाल के रखूंगा, धीरे धीरे रचित से पूछता रहूंगा, ठीक है, और आप तक जवाब पहुंचते रहेंगे, ठीक है। आप सब, हाँ भाई, ढेर सारी विशेष हैं भैया, ढेर सारी विशेष, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप यू रॉक कीप रॉकिंग, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चे, थैंक यू रचित। ओके सर। ओके बच्चे, बाय। एंड लेट मी वेलकम मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कुछ डिफरेंट नाम से भी एंटर ना किए हो, पहले मैं उनको एक बार मिल लूं अच्छे से, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने बुलाए हैं, कोशिश ये थी इस बार कि हम वो स्टूडेंट्स बुलाएं जो यहाँ पे हैं, बट आई थिंक कोविड का कुछ इस तरह सीन बन गया कि हम उनको भी बुला नहीं पाए, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स बुलाए नहीं मैंने क्योंकि जो बाहर थे। बट मेरे बड़े बड़े प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, चैन सिंह, प्रणव, शुभम आ चुके हैं, और मेडिकल के जीनियस चंदन और सोनू ये भी पहुंच चुके हैं। इनके एग्जाम्स हैं, इनको हम जल्दी से फ्री कर देते हैं। आई थिंक हमें पहले इनको बुला लेना चाहिए। तो आई विल से चैन, प्रणव एंड शुभम, प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट और कर लो क्योंकि मेडिकल वालों के पेपर हैं, इनको हम फ्री करें, फाइनल्स चल रहे हैं इनके, ठीक है। तो उससे पहले मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मेडिकल विंग जो हेड कर रही हैं, एंड शी इज फ्रॉम पीजीआई एट एम्स ऑल ओवर इंडिया। अगर हम बात करें, मात्र 2 टीचर्स हैं जो कि एम्स में, और वो दे आर टीचिंग। अगर हम कहते हैं ना कि एम्स के टीचर से अगर हम थोड़ा सा एक मेडिकल एस्पायरेंट अगर एक एम्स के टीचर से थोड़ा सा भी मतलब आधा घंटा एक्सपेंड कर ले, 10 मिनट स्पेंड कर ले, तो भी उसको ये लगता है कि नहीं, आई वांट टू क्रैक इट, आई वांट टू रीच टू दिस
दिस प्लेस, यहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं। लेकिन अगर आपको 2 साल मिल जाए, 2 साल मिल जाए एक ऐसे टीचर के साथ, then where you will reach, just imagine. So right now you're getting a chance, मतलब हमारे शहर में, हमारी सिटी में we have a wonderful teacher who is from Asia and Eames। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा so that वो अपने विजडम हमारे साथ शेयर करें कि कैसे उन्होंने सारे के सारे ऐसे एग्जाम्स क्लियर किए। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो उन्होंने क्रैक ना किया हो, राइट? ओलंपियाड्स, any exam you talk about it and she has cleared all the exams। so मैं उनको बुलाना चाहूंगा to share कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, how she has cracked all the exams। so please। A very good evening to all of you। I'm Dr. Reema। जैसे कि सर ने बताया गया, I'll be heading the biology training in 5-6 classes। Now that I have completed my MD और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिल भी चुकी हूँ, तो एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी। जितने भी एग्जाम्स की हम बात करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे IIT हो, एम्स हो, नीट हो, राइट? एग्जाम्स में कोई डिफरेंस नहीं आता। एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट द सेम। सबका सब्जेक्ट्स डिफाइंड है, सिलेबस डिफाइंड है, डिफिकल्टी लेवल डिफाइंड है। तो इसमें कहाँ फर्क आता है? What's the difference? Difference is in the approach what we follow। You know, as a teacher, हम students को एक approach देते हैं जी, ये रहा, this is how you have to go by, this is the steps, या ये करिए, ऐसा करिए, अब ऐसा करिए। मर्जी स्टूडेंट का है, वो फॉलो करे ना करे। कुछ इनोवेटिव स्टूडेंट उसमें कुछ ऐड ऑन भी कर देते हैं, अल्टीमेटली कुछ अच्छा सा निकल आता है, स्टूडेंट फॉलो करता है। तो डिफरेंस कभी भी एग्जाम्स में नहीं आता। एग्जाम्स आर द सेम, एवरीवन, हर कोई सेम एग्जाम, सेम क्वेश्चन पेपर करता है। द डिफरेंस इज इन द अप्रोच। जो ऑलरेडी एक डिसाइडेड अप्रोच है, अगर हम उसको फॉलो करें, देयर आर हायर चांसेस दैट वी विल सक्सीड इन द एग्जाम। यू नो, सब्जेक्ट्स चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, ऑब्वियसली बायोलॉजी, दे आर ऑल इनफिनाइट। कोई बाउंड्री नहीं है, जितना मर्जी पढ़ते जाओ, जितना मर्जी रिसर्चेस करते जाओ, नो बाउंड्री। बायोलॉजी का तो मैं कहूँगी अगर 5 साल MBBS भी कर लोगे तब भी तुम्हें लगेगा कि अरे तो नहीं किया, और भी कुछ था, और भी कुछ है, बहुत कुछ है। तो एग्जाम्स particular syllabus is defined, you know, everything has a length, width, breadth, right? तो दिमाग का वॉल्यूम एक कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आप 2 साल में एक पर्टिकुलर नौकरी डाल सकते हो उसमें। if you exceed in the length, डेप्थ कम हो जाएगी, if you exceed in the width, तो डेप्थ कम हो जाएगी, या फिर कोई टॉपिक बहुत डिटेल में किसी पे टाइम स्पेंड कर दो तो सिलेबस रह जाएगा। बस that's the crux। follow the approach which is given to you by teacher। in particular, अगर टीचर खुद इन एग्जाम्स के थ्रू गो थ्रू हो रखा है, so that teacher can guide you obviously better, right? and आपकी कमिटमेंट चाहिए, आपका साथ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए कोई एग्जाम। एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेती, we have Sonu and Chandan waiting, let's talk to them। Great, thank you very much, Dr. Mehta। so now we are going to talk with, अभी हम बात करने वाले हैं सोनू के साथ, डॉक्टर सोनू, जो कि GMCH में जिन्होंने टॉप किया। और यहाँ पे कोई ऐसा फील्ड नहीं होगा जिसमें उन्होंने मेडल ना लिया हो। Yes, won around 17 medals in GMCH। So one of the finest student, right? जैसे सर ने आज बताया कि उनके एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, जस्ट उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही। And so all to Sonu। Hi Sonu। Hi। सोनू की आवाज सब सुन पा रहे हैं? प्लीज टेल मी ऑडियो। सोनू का ऑडियो क्लियर है? नो, माइक इज म्यूट। ओके, होल्ड ऑन। सोनू, माइक। हेलो हेलो। हाय सोनू, आवाज आ गई, बिल्कुल क्लियर। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं सोनू को बहुत 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 अच्छा लग रहा है देख के। और ही इज द वन जो जब याद आता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स ना जनरली थोड़े से इस टाइप के होते हैं कि पढ़ाइयाँ ज़्यादा करते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर में थोड़े डाउन होते हैं जनरली। फिर कह रहा हूँ जनरली, सबके लिए वैलिड नहीं है ये इंक्लूडेड। ही इज द वन जो
पढ़ाई में भी आई थिंक गॉट 7th रैंक इन जीएमसीएच, और उसके बाद पॉसिबली कोई ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी नहीं है जो इन्होंने नहीं छोड़ी। ही वाज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर एंड ऑल इससे अब हमारी बातें होती है कि अब कौन सा मेडल लिया, अब कौन सा मेडल लिया। तो जब आप लोग भी क्लियर कर लोगे, रिमेंबर याद रखना मेरी बात, जब आप लोग भी क्लियर कर लोगे तो मैं आपसे पढ़ाई की बात के सिवाय सब कुछ पूछा करूंगा। कौन सी गेम्स कर रहे हो, कौन सा म्यूजिक सुन रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या कर रहे हो। तो लेट्स मेक दिस चैप वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट गाय ऑफ जीएमसीएच पॉसिबली। आई जैसे सर ने बताया सारे अवार्ड्स, कोई ऐसा अवार्ड नहीं है बाकी कहते हैं सोनू आए तो इस अवार्ड ले जाएगा ये। तो ही सच अ मेडिकल जीनियस। क्या कहना चाहता है, क्या शेयर करना चाहता है, तो आई थिंक उसी से सुनते हैं। जस्ट गो एट सोनू, क्या मंत्र है आपकी हर सक्सेस का, इंक्लूडिंग नीट सबसे पहले, क्योंकि पहले हमने डॉक्टर्स बनाने हैं एज अ टीचर, फिर उसके बाद आपके सक्सेस का क्या मंत्र है, प्लीज शेयर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी मेरी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली सक्सेस करने का मतलब जो मंत्र है वो नेहा मैम ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कोई भी चीज़ ऐसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती इफ़ यू हैव दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन। आपको अगर करना है, आपका अगर सपना है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, देन यू कैन easily do that, because you just need is the dedication, that level of dedication। उस समय अगर आपका सपना है, इफ यू आर फोकस्ड फॉर समथिंग, तो आपको बाकी सारी चीजें कुछ दिखेगी नहीं लाइफ में। आपको ऐसा नहीं है कि मोबाइल चलाने का मन करेगा, आपको ये नहीं है कि दोस्तों से बात करने का मन करेगा, ऐसे खेलने का मन करेगा, नहीं। इफ यू आर फोकस कि आपको दिख रहा है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, आई हैव टू स्टडी, देन यू हैव टू स्टडी। और इस तरह से सब चीजें सिंपल हो जाती है। बस मेरा यही था। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा लकी मानता हूँ कि मुझे सिद्धार्थ सर, नेहा मैम जैसे ऐसे गाइड मिले, इन्होंने मुझे टीच किया और सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी कर दी मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो सोनू ये भी बताओ, क्योंकि इसमें 10th से 11th वाले बच्चे भी बैठे हैं, 11 to 12th वाले बच्चे भी बैठे हैं जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जिनमें पूरा पूरा पोटेंशियल भी है बनने का। तो वो कहते हैं कि भाई सारे सब्जेक्ट्स को बायोलॉजी जो 50% नीट में आती है पहले उसकी इंपॉर्टेंस, और केमिस्ट्री बीच में, और फिजिक्स फिर मुश्किल आ जाती है। तो इनको कैसे अप्रोच करते थे तीनों सब्जेक्ट्स को, क्या किया था? एक्चुअली हाँ, ये बिल्कुल ही जेन्युइन कंसर्न है। बेसिकली बायोलॉजी स्टूडेंट्स को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और जो अपना बायोलॉजी है इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट क्रैमिंग का होता है। यू हैव टू लर्न सो मच ऑफ नेम, सो मच ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें टाइम ज़्यादा लेती हैं। तो बेसिकली जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरा ये होता था कि मुझे बायोलॉजी का मोस्टली मतलब 60 to 70% टाइम जो है बायोलॉजी में देना है, क्योंकि मुझे पढ़ना है, मुझे चीजें याद करनी है, मुझे रिविजन करनी है, मुझे टेस्ट देने हैं। उसके साथ साथ जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में मैं जो अश्विनी सर जितने भी नोट्स वोट्स होते थे इनके, इन्हीं को फॉलो करता था। जो चीजें हैं प्रॉपर टेस्ट देने हैं, प्रॉपर जो बुक्स हैं सिर्फ नोट्स जो हैं वो देने हैं, और उसके क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से सॉल्व करने हैं। इस तरह से हो जाता था। साथ में जो फिजिक्स है वो तो सिद्धार्थ सर ने बहुत ज्यादा इजी कर रखी थी। मैंने नोट्स के अलावा और कुछ नहीं करे। इनके साथ साथ कुछ एक सर जब वो पढ़ाते थे उनके साथ एक दो बुक्स फॉलो करवाते, जैसे एससी वर्मा है, तो उसको फॉलो करते हुए उसके सारे रेगुलर सारी क्लासेस अटेंड करके, और दिन में मतलब ऐसे कि 60% अगर मैं बायोलॉजी को दे रहा हूँ तो 20% फिजिक्स को, 20% केमिस्ट्री को। बट इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द पर्सन, कि किसी को कभी थोड़ा डिफिकल्टी लगती है, कि उसको ऐसा है कि कुछ एक चैप्टर केमिस्ट्री के कुछ टफ है, कुछ एक पार्ट फिजिक्स के ज्यादा टफ है, तो वो टाइम टू टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, और वो हमें करना भी पड़ता है। और बेसिकली इफ यू आर अटैच टू दिस 5-6 क्लासेस और आपके पास इस लेवल के टीचर्स हैं, सर और एम्स के मैम, तो बस वो उनकी गाइडेंस से सब कुछ ईजी हो जाता है। दैट्स ऑल। ग्रेट टू हियर सोनू। एक आखिरी क्वेश्चन है, बस लास्ट लूंगा फिर आप जाइए, वो क्योंकि आपने पढ़ना है। कुछ पूछ रहे हैं कितने घंटे पढ़ते थे, नोट्स बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे, एंड आई थिंक अप्रोच क्या थी समथिंग। घंटे का तो ऐसे डिसाइडेड नहीं है, बट ऐसा होता था कि जो एवरेज है वो 8 आवर्स टू कभी 10 आवर्स हो जाते थे, कभी 12 आवर्स हो जाते थे। डिपेंड करता था, कभी जैसे टेस्ट आ गए, एग्जाम आ गए तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, कभी मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा आउटिंग भी करनी है, कुछ और चीजें भी करनी है, तो फिर 8 आवर्स। लेकिन ऐसा था कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको थ्रू आउट द टाइम आपको फोकस रहना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और फिर सब कुछ ईजी हो जाता है।
ग्रेट, ठीक है। आई थिंक सारे विशेस दे दो ढेर सारी सोनू को, क्योंकि इनके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं और मेडिकल की फाइनल एग्जाम्स का मतलब होता है ढेर 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 सारी पढ़ाई भी, ठीक है। तो आई थिंक मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स, आप सारे भी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स अपनी दे दो, ठीक है। और बाकी हम इनको बुलाते रहेंगे, डोंट वरी। तो अभी तो सिर्फ एक स्टार्ट है कि स्टार्ट के वक्त हम आप लोग भागने लग जाओ बस इनको देख के, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में भी इनको पकड़ते रहेंगे, चलो ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सोनू। ऑल द Thank बेस्ट you, sir. बडी, बहुत कुछ लिखा हो रहा है, बेस्ट ऑफ लक भैया, बेस्ट ऑफ लक दिस 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 दिस, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल्स, ऑल दैट ग्रेट, ठीक है बच्चे, ऑल द Thank बेस्ट, you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चे। So wonderful interaction with Sonu, and next we're going to interact with Chen Singh. आई थिंक चैन सिंह इज, यस चैन सिंह इज कम। तो भाई चैन सिंह सबसे पहले, आई थिंक चैन को मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लंबी स्टोरीज हैं। लेट मी सी चैन, ओके चंदन, थोड़े से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, क्योंकि एक नॉन मेडिकल का हो जाए, फिर एक नेक्स्ट आप आ रहे हो, ठीक है फाइन, क्योंकि आपके साथ थोड़ी लंबी बातें होती हैं इसलिए संभाल के रखी हुई हैं। ठीक है। ओ चैन, ही इज, तो इससे पहले मैं चैन को हाय बोलूं तो आई लाइक टू टेल यू ऑल कि भाई वन ऑफ द स्टूडेंट जिसकी जर्नी मुझे लंबी देर तक पता है कि शुरुआत से लेके अभी तक, ही क्लियर्ड आईआईटी टॉप 35 रैंक, फिर उसके बाद नाउ ही इज इनटू गूगल एंड पॉसिबली द बेस्ट कोडर इन गूगल। अब भाई ये मुझे ये नहीं समझ आया कि जहाँ पे जाते हैं ये रॉक करते हैं, एंड ही इसकी सबसे प्यारी चीज जो मुझे लगती है, यू नो दैट ही इज सो डेडिकेटेड, इसको कहो भाई चैन आपको इस दिन आना है, इस दिन पहुंचना है, इस दिन बात करनी है, ही सेड दैट सर विदाउट मैं अपना टाइम टेबल देके आपको यस कर रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा। और ये सेम चीज इसकी क्लास में भी होती थी। शायद एक फैक्टर मैं आपको बताऊं, 2 साल में शायद एक क्लास होगी जो इसने कभी मिस की होगी, आई थिंक मिस भी नहीं की थी, जिसमें चैन का एक्सीडेंट हो गया था। और उसमें भी आई थिंक ये क्लास में पहुंच गया था। तो आई सेड दैट चैन आज तो आंसर थोड़े धीरे धीरे दे रहे हैं, तो ही सेड दैट सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं अनकॉन्शियस हो गया था, मैं उठा और मैं सोचा कि क्लास में लेट हो रहा हूँ, मैं पहुंच गया। ये लेवल ऑफ डेडिकेशन, सक्सेस तो मिलनी ही थी। उसकी जर्नी मैंने इसलिए आप लोगों को इसकी कहानी लंबी बताई, क्योंकि ऑब्वियसली यस 8 years बैक ही वाज माय स्टूडेंट, तो लंबी स्टोरीज ऑब्वियसली होंगी, तो बहुत कुछ कर चुका, इज सच अ जीनियस गाय। और मज़ा इसलिए आता है, सो अटैच्ड, कि तुम्हें हमेशा फील होता है जैसे ही स्टिल माय स्टूडेंट, इस तरह फील करते हैं, कुछ भी बन गया टू द एक्सट्रीम, बट जब तुम बात करोगे यू नेवर फील लाइक कि कुछ कहाँ पहुँच गया है, यू ऑलवेज फील लाइक नहीं नहीं, जैसे अभी चैन है, मैं कहूँगा चैन क्या कर रहे हो, चैन कहेगा नहीं नहीं सर मैं कुछ नहीं कर रहा। सच अ वंडरफुल टू हैव सच अ ग्रेट स्टूडेंट। तो फिर मैं कहूँगा लंबी बात तो नहीं करूँगा, ठीक है, बट वेरी नाइस टू हैव चैन। तो आप लोग इससे सक्सेस की ओवरऑल मंत्र ले सकते हो, क्योंकि सब कुछ आईआईटी से लेके सब कुछ गूगल, एवरीथिंग ही हैज क्रैक्ड, फाइनेस्ट कोडिंग, आप लोगों की सीएस में कुछ बनने की इच्छा होती है, सीएस लेने की इच्छा होती है, एंड ही हैज डन एवरीथिंग व्हाट एनी बेस्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कैन डू, ठीक है। तो जस्ट बी विद हिम फॉर सर्टेन टाइम, इट विल बी अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। So let's go. I think Chan, welcome Chan. How are Thanks, you? thanks. I'm good. Thanks for introducing me. ग्रेट टू हैव यू यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बाकी सारे बच्चे पूछ सकते हैं भाई क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं। मैं चैन से ये कहूंगा कि भाई सक्सेस मंत्रा आईआईटी का, गूगल का और इतनी सारी अचीवमेंट्स का क्या डिफरेंट है या कुछ कॉमन फैक्टर है इसमें, तो यार प्लीज शेयर विद ऑल ऑफ अस। ठीक है। जनरली मेरी इंग्लिश में बोलने की आदत हो गई, बट यहाँ पे आई थिंक हिंदी इज बेटर, राइट? हाँ जी, हिंदी ओके है ना? हाँ आई थिंक ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके, सब ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? यस यस, हाँ जी बच्चे, ऑल क्लियर गो अहेड, ओके, सब कुछ ठीक है। सो बेसिकली मतलब ओवरऑल लॉन्ग टर्म, मतलब बेसिकली कोचिंग हो गया, आईआईटी हो गया, उसके बाद गूगल हो गया। वन थिंग विच आई फाउंड इज कीप थिंग्स सिंपल,
And by simple, what I mean is focus on the things which are most important and just try to do them with perfection. This is sort of like the long-term picture, but I will quickly summarize my experience with Siddharth sir. At that time, I did only physics with Siddharth sir. I think that at that time there was only physics coaching. It's long time back. So I think at that time I used to do only I never used to miss a class. I don't think I ever missed a class. And that's the part of keeping things simple, because class is so you have only so much time and you need to optimize the return which you are going to get, and class time is the best time. There is no other time at which you can get the same amount of understanding or return as with the class time. So never miss the class. That's the rule number one. Never. uh, and that's the easiest class, like easiest way, right? You can go to class at least, and after that, whatever, just pay attention to whatever sir is teaching, and whatever approach or questions or sir guides to you all, just do them religiously. So what I have found is, yes, there was hard work, but if you just follow religiously whatever sir is saying in the class, that should be feasible. Like it's just not, it's not impossible. Just do whatever sir is saying uh, religiously. So that is sort of the first level. That's the first part of keeping things simple. Other than that, I think just focus on the first principles. Um and one thing which I want to say extra, to start with, some people may find it like too hard or something. I personally, it differ person by person. I personally started enjoying mathematics and then physics a lot, and the main reason was I personally used to hate like rote learning or putting pressure on my memory to remember things. So mathematics and physics is one thing in which, like, I can reduce everything from first principles, and there are only handful of things which you need to remember. And the point is that after some time, like 6 7 months, I started to like enjoy this process where I don't need to like put pressure on my memory, and just like being able to reason logically for any kind of question. And after a while, I got confidence that okay, I'm enjoying this process. It's not like I need to put extra effort or dedication or anything of that kind. Chemistry, I still needed to, because it involves to some extent memorizing also. But the point is that after some point of time, if you start enjoying what you are doing, you won't even feel the effort. You will just do it. Like you won't even feel any distractions. Like just like try to learn the concepts, try to enjoy the process. It may help you to not feel so much burdened or anything of that kind. I think that's all from my side. That was I think बहुत beautifully explain किया है चैन ने, और शायद हाँ आई थिंक चैन ने ये सक्सेस मंत्रा बताया। आई थिंक आई रियली टेल यू कि अगर मैं चैन से ये भी पूछूंगा ना कि भाई गूगल तक पहुंचे, गूगल में अच्छे कोडर बने, इतने हाई लेवल पे पहुंच गए, तो ही वुड ऑलवेज से वन थिंग, डेडिकेशन। मुझे दो चीजें जो लगती हैं चैन ने फिर दोबारा वही बातें बहुत प्यारे ढंग से एक्सप्लेन की हैं, और शायद सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन वही है जो सिंपलेस्ट ढंग से एक्सप्लेन की जाए। आई टेल यू, दुनिया में मुश्किल से मुश्किल चीज अगर आप सिंपल ढंग से अप्रोच कर सकते हो, व्हाट ही इज सेइंग, मैं दोबारा उसी के वर्ड्स यूज कर रहा हूं चैन, सिंपलेस्ट ढंग से अप्रोच कर सकते हो बिना मेमोरी पे बर्डन डाले। व्हाट इज सेइंग दैट कि मुझे प्रेशर फील नहीं हो रहा, मैं उस टैलेंट को एंजॉय कर रहा हूं, मैंने वो स्किल डेवलप कर ली, क्या है, हाउ टू क्रैक द प्रॉब्लम्स, अब मुझे क्रैक करके मजा आ रहा है। ठीक है, उस लेवल तक हमेशा जाने की कोशिश करें। वो लेवल हम बार बार क्यों बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। जितना आप कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग पे जोर डालोगे ना, वन डे विल कम जब आप कहोगे कि मुझे बहुत जोर नहीं लगाना पड़ रहा, अब मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, अब मुझे बहुत कुछ नहीं देखना पड़ रहा, थोड़ा सा ही देखने से मेरे से क्वेश्चन सॉल्विंग होनी स्टार्ट करती है। दैट इज द स्टेज जिसकी चैन बात कर रहा है, आई एम लाइकिंग दिस द वे इज एक्सप्लेनिंग। गुड चैन, वेरी वेरी नाइस टू हियर यू। बाकी मुझे याद आता है तुम्हारे साथ कॉमन इनका कॉम्पिटिटिव चैन का होता था, इसकी क्लासमेट ही थी सुरभि, जो गर्ल्स में फर्स्ट आई थी, और
ये दोनों इतने हेल्दी कंपटीशन में रहते थे बिकॉज सच अ ब्यूटीफुल माइंड्स कि he used to ask सुरभि तेरा ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, तूने ये गलती कर दी. See competition, what is competition? दोनों were toppers in IITs, दोनों IITs में गए थे कंप्यूटर्स में, and imagine एक दूसरे की गलती एक दूसरे को बताते थे कि नहीं यार तूने ये गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी. And I used to enjoy इन दोनों की डिस्कशंस देखते, and so healthy discussions, beautiful thing. सुरभि से मिलते हो आजकल चैन? सॉरी, सुरभि से कोई बात होती है? हाँ मतलब कुछ टाइम पहले हुई थी, बट आई थिंक अभी वो नॉर्वे में है, अभी इंडिया में नहीं. ग्रेट टू हियर. और कोई फाइनली शी वाज ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अमंग गर्ल्स. बड़ी प्यारी चीज़ें हैं, दोनों की मेमोरीज मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. और चैन और कुछ शेयर करना चाहते हो? बच्चे 10th से 11th वाले बैठे हैं जिन्होंने अभी 11th में आना है, और 11th से 12th वाले बैठे हैं जो 12th में कहते हैं बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ करना है, फाइनल गो है, फाइनल रेस है. व्हाट टू से, कुछ कहना चाहते हो प्लीज से? मतलब वही आई थिंक मैं सेम ही चीज शायद रिपीट करूंगा, बट उसको थोड़ी डिटेल में बोल देता हूँ. Just try to keep again, like just try to focus on what your coaching institute like your teachers are teaching you, and try to enjoy the process. It's really important, and it's not even limited to your 11th 12th class. Once you start enjoying learning and like learning from first principles, it will help you like long term during your career also, especially during your college time also. So just start focusing on the first principles and keep it things simple. So I will go in little bit of details. I think I personally used to just take notes, and go to home, revise for I think it's long time. I'm just trying to recollect, revise for some time, like half an hour, 1 hour per subject per day, and at least before sleeping do all the questions. And so as I have told you earlier, right, so I didn't used to like memorizing things. It's sort of feels to be burden on my mind. And the reason I like problem solving is because after solving a problem related to a particular concept many times, it used to make me free of that burden. Because even if I don't want to even if I don't want to like recollect it, it was automatic to me. If I solve 10 or 12 problems for a particular concept which I get on that day, it's automatic that I will remember it. There is no other way that I will forget it if I solve it. So that was kind of my personal motivation to do a large number of problems. But yeah, just try to do things from the first principle and try to enjoy the process. In the long term, that is going to help you. Don't think that you are just trying to crack the particular exam or something. If you develop this attitude, it is going to help you in the long term also, and immediately also. And this is the most efficient way of doing things. There are a lot of candidates which are trying to do this, so you need to have some edge with respect to your strategy. So try to be efficient on that front so that your hard work multiplies. ओ ग्रेट. चैन का थोड़ा मेमोरी टेस्ट ले लेते हैं. चैन, तुम्हें एचसी वर्मा याद है? एचसी वर्मा याद है, उसके क्वेश्चंस भी किए थे, वो भी याद है. आई थिंक एक और बुक थी जिस एचसी वर्मा में शायद सब्जेक्टिव थे या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, आई डोंट रिमेम्बर. पर एक और बुक थी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, मैंने वो भी की थी. सॉरी, मेरे को नाम याद नहीं है. डीसी पांडे. हाँ, डीसी पांडे. So physics के लिए actually physics के लिए I kept it pretty simple. That I remember. HC Verma and DC Pandey. That's it. I never went outside within the 2 years. Nothing else. And obviously, sir's test and the questions whatever they gave us. So the priority is simple. Classes, whatever questions sir gives, and then HC Verma, then DC Pandey. And it's important to actually implement this priority thing also. There is no point solving DC Pandey if you don't solve sir's point notes or questions given by sir. So do these things in the priority, and if you do at least the first two things, you will have time to catch up with other. You may have some time to catch up with other later, but if you miss the first two things, like the classes and the questions given by sir, you may like lack understanding severely in some chapters. So that you may not be able to cover up later. So try to prioritize things that's equally important, and try to do these things in priority.
That's beautiful. Bhai, Chan Singh has a really good memory. 10 years back, maybe little more than that. My God, भाई उसने वो सारी चीजें बता दी जो मैं तुम्हें ढेर ढेर सारी बताता रहूंगा. I think इसके words आप लोगों को ज्यादा याद रहेंगे. ठीक है. God, All India 35 rank. Imagine this. Such a simple approach, clear approach, crystal clear approach, and a real good dedication. I simply say, मुझे कोई कहे success, तो मैं आप लोगों की आंखों में देखूंगा, and I'll say that this is what is required. चलो, anyhow that's great. बाकी बहुत अच्छा लगा चैन. It was beautiful interacting with you. तो God bless you. I always say one thing. ठीक है. और चैन के साथ मेरा घूमने का प्लान भी है. ट्रैकिंग के लिए मुझे बुला रहा है कि सर ट्रैकिंग पे लेके चलो मुझे. तो जल्दी ट्रैकिंग पे चलते हैं. ठीक है. ओके. ठीक है. You can all of you can say goodbye to Chan and thank you very much. Enjoy the journey. Great advice. It was a beautiful advice. Goodbye. Bye. Goodbye, Jen. That's great. So now I think let's meet our one of my students. अब हमारे पास IIT का एक बड़ा ही प्यारा कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट है जो IIT छोड़ के रिसर्चेस में चला गया एंड इज नाउ इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट इन बायोफिजिक्स. और उसे PhD के लिए हार्वर्ड जर्मन की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, फर्स्ट टॉप यूनिवर्सिटी जैसे से PhD के लिए इनविटेशन आ चुका है. फाइन. सो एनी हाउ पहले किससे मिलना चाहेंगे? चलो पहले प्रणव इज वेटिंग आई थिंक. तो हम प्रणव और शुभम देखते हैं हु इज ऑन द लाइन. हम एक बार चेक कर लेते हैं ऑल ऑफ अस. And I think Pranav is here. Great to have Pranav. Hi Pranav. It's एक मिनट मैं ऑडियो चेक कर लूं. प्रणव यस. तो मैं पहले प्रणव को हेलो बोलने से पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री प्रणव की बता दूं. अब सामने आ गया तो मैं बोल दूं हाय प्रणव. प्रणव को आप लोग इस तरह सुनना कि आई थिंक अगर मैं आपको ये कहूँगा किसी भी सब्जेक्ट में मुझे खड़े होकर बोलना चाहिए. किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ये कहो कि म्यूजिक कैसे बजाते हैं, हाउ टू म्यूजिकल इन अ सब्जेक्ट, आपकी लैंग्वेज में म्यूजिकल इन अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में म्यूजिक का बजना स्टार्ट हो जाता है. दिस इज द वे ही यूज्ड टू रीड द थिंग्स एंड पॉसिबली दैट इज द वे मुझे इसको पढ़ाते हुए लगता है. ठीक है. और वो फीलिंग्स आपके बैच के साथ थी इवन ड्यूरिंग कोविड. दैट्स अमेजिंग. तो प्रणव से वो बातें सुने कि सर प्रणव वो म्यूजिक कैसे बजता है, वो गिटार कैसे बजती है पढ़ने के दौरान. एंड आई टेल यू दैट ही विल गिव यू अ ब्यूटीफुल म्यूजिकल आंसर्स. ठीक है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रणव. ठीक है. तो इज अ सच IIT जहां IIT में जाता है वहां मेडल लेके फोटोज दे रहा होता है. ठीक है. बट लेटेस्ट इसकी जो मुझे मेडल के साथ फोटो मिली है दैट इज हॉकी में is taken the award in IITs in IITs. ठीक है. Anyhow अभी हम हॉकी की बात नहीं करेंगे, वो आप लोग बाद में करना है सीधा. अभी हम पढ़ाई की बातें करते हैं थोड़ी सी. Let's hear some musical words from Pranav. Pranav थोड़ा सा आपका कैमरा डाउन कर दे, थोड़ा सा डाउन. हाँ अब ज्यादा बेहतर है. ठीक है. सारे बच्चे देख लें अच्छे से. ओके. So first सबसे पहले तो मैं 11th के थोड़ा एंड में आया था सिद्धार्थ सर के पास बिकॉज मतलब आई वाज फीलिंग लॉस्ट इन फिजिक्स. मतलब जैसे चैन भैया ने कहा कि मतलब फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं, मुझे फील खुद होता था कि दे शुड बी सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, कि आपके माइंड में कुछ लोड नहीं होना चाहिए. सो विद माय प्रीवियस टीचर आई वाज नॉट फीलिंग दैट थिंग. मतलब कनेक्शन भी नहीं फील हो रहा था और ऊपर से ये था कि बहुत सारे फॉर्मूलाज और बहुत चीजें मगअप करनी पड़ रही थी और काफी कुछ काइंड ऑफ जुगाड़ से हो रहा था. सो वन ऑफ माय फ्रेंड ही टोल्ड मी दैट सिद्धार्थ सर अच्छे हैं, तो आई जस्ट केम फॉर वन लेक्चर. और उसके बाद ही मुझे ना मतलब रोटेशन का एक छोटा सा लेक्चर दिया था सर ने, उसमें मुझे काफी मतलब काइंड ऑफ एनलाइटेंड फील हुआ. सो स्ट्रेट अवे मैंने सिद्धार्थ सर के पास क्लासेस लगानी शुरू की 11th में. एंड उसके बाद तो बस ये था कि सिद्धार्थ सर ने मेरे को 3 महीने के अंदर अंदर शुरुआत से ही
फ्रिक्शन ऑनवर्ड, मतलब फ्रिक्शन से लेके स्टार्टिंग का और रोटेशन ग्रेविटेशन सब कुछ जो भी था, जो पार्ट था वो सब क्लियर कराया, प्लस साथ में थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ शुरू कराया और उनमें अच्छा कराया। सो द थिंग इज कि जो सिद्धार्थ सर की एडवाइस थी और जो टीचिंग्स थी वो काफी काम आई। ऊपर से सर कभी भी सर को कहो कि सर एक्स्ट्रा क्लास ले लो कि ये वाला टॉपिक बाकी है, तो उसमें काफी हेल्प रही मुझे। ऊपर से कभी भी डाउट पूछने के लिए सर को फोन कर लो, वो हेल्प रहती थी मुझे हमेशा। मतलब एक तो सर टीचर के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी बन गए थे मेरे, मतलब अभी भी हैं, मतलब उस टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया था, और कुछ भी डाउट सॉल्व कर देते थे और हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। मतलब कि मुझे केमिस्ट्री और मैथ्स में काफी स्ट्रगल करना पड़ता था कभी कभी ना, तो ऐसा कभी भी होता था ना कि मुझे मैथ्स या केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो सर अपने केमिस्ट्री और मैथ्स वाले फ्रेंड्स को भी फोन करके कह देते थे कि ये मेरा स्टूडेंट है, इसकी हेल्प कर दो, तो वो भी रेफर कर देते थे। तो दैट्स द थिंग। तो एक बात यह है कि जिन लोगों को ऐसा फील होता है कि 11th में इतना हार्ड वर्क नहीं किया, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि 12th में कवर अप हो सकता है। और जो 11th वाले लोग हैं, जो 11th में जा रहे हैं, उनको मैं ये बताऊंगा कि अभी 1 साल है, काफी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है, तो 11th वाले टाइम में फुल एक्सप्लोर करो। और 12th वाले बच्चे जो हैं 12th में जा रहे हैं, वो कंप्लीट पूरी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना शुरू करो। मतलब अब थोड़ा टाइम कम रह गया है, तो एक्यूरेसी पे फोकस करना ज्यादा। ग्रेट। प्रणव, कुछ क्वेश्चंस मेरे तक पहुंच रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना स्टार्ट करूं। यस सर। तो वो ये पूछते हैं कि स्कूल को कैसे बैलेंस करें हम अपने नीट या आईआईटी के प्रिपरेशन के साथ। फर्स्ट की जो 11th में जा रहे हैं उनके लिए ट्राई टू गेट सम नॉन अटेंडिंग स्कूल, मतलब मनीमाजरा मॉडल टाइप ले लेना। तो उसमें क्या होता है, वंस अ वीक जाना होता है। बट इवन आपका अगर स्कूल अटेंडिंग है, तो व्हाट यू कैन डू इज वहां पर जाओ और अपना कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यू कैन डू एनीथिंग, कि केमिस्ट्री लर्न करने लग गए या मैथ्स या फिजिक्स कुछ सॉल्व करने लग गए। सो द थिंग इज, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप वहां पर भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। बट to keep things simple, try to get a non-attending school. ग्रेट, फाइन भाई, अच्छी एडवाइस मिल गई। थोड़ी सी स्कूल वालों ने सुन ली तो प्रणव की पिटाई होगी। तो दैट्स, बट स्टिल ही इज गिविंग फ्रॉम हार्ट, दिल से दे रहा है तो एडवाइस भाई, तो लीजिए बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ प्रणव, जब प्रणव, मुझे एक चीज याद आ रही है प्रणव की, प्रणव जब भी क्वेश्चंस मेरे से पूछता था, तो अगर प्रणव को भी याद हो तो याद होगा अभी, क्योंकि ये तो अभी पास आउट हुआ लास्ट ईयर। तो प्रणव जब भी क्वेश्चन मेरे से पूछता था, तो प्रणव मुझे बताओ, क्या मैं पूरा सोल्यूशन बताता था या थोड़ा सा हिंट देता था? सर मतलब पहले तो आप मतलब मेरी थिंकिंग भी पूछ रहे थे कि क्या क्या कर रहा है, तो उससे बहुत हेल्प होती थी। वरना क्या होता था कि बाकी टीचर्स क्या करते हैं, मतलब मैं ठीक ठाक टीचर से पढ़ा हूँ, तो ये मान लो कि बाकी टीचर्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो सिद्धार्थ सर की क्या खास बात है कि ये बात पूछते हैं कि तूने क्या किया, तो पहले तो कोशिश करते हैं कि मेरी पूरी थिंकिंग समझते हैं और थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि यहाँ पे चेंज कर, यहाँ पर चेंज कर। अगर बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा तो स्क्रैच से थोड़ा सा बताते हैं कि यहाँ पे ये सोच, फिर यहाँ पर सोच। मतलब साथ में डिस्कशन के थ्रू सोल्यूशन निकलता है। ऐसा नहीं है कि सर ने बता दिया, मैंने ऐसे हाथ जोड़ के सुन लिया, ऐसा नहीं होता। सर पूरे डिस्कशन करते हैं और अच्छे से बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अगर कुछ समझ नहीं आया रिपीटेडली बताएंगे। बट ये है कि बेस्ट थिंग इज कि आपको डिस्कशन के थ्रू आंसर मिलेगा और आप फिर उस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ जाते थे। तो ये बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब वैल्यूएबल चीज है। शायद कुछ लोगों को भी इस चीज की वैल्यू पता नहीं होगी, बट काफी वैल्यूएबल चीज है। प्रणव ने बात कही, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत प्यारी लगती है इसकी बातें। मैं आपको बताऊं, एज अ टीचर, इस तरह की अप्रोच में आई टेल यू कि वो सोल्यूशन जो आपसे ही पैदा होते हैं, वो आप कभी नहीं भूलोगे। हम कहते हैं ना भूल गए, हम कुछ दिन बाद भूल गए, फिर याद करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ आपको कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, आप कहते हो सर यहाँ गड़बड़ है। वो आप ही का सोल्यूशन है, मेरा नहीं है। तो दैट जो आपसे पैदा हुआ है ना, वो आप कभी नहीं भूलते, या बहुत बहुत रेयर चांस है कि आप भूलोगे। दैट इज द आइडिया बेसिकली। एंड आई लाइक कि प्रणव उसमें हमेशा मजे कराता था कि सर हो गया, ये भी कहता था सर दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, अब आगे मत बताओ। ब्यूटीफुल, चलो दैट्स ग्रेट। तो फाइनली कुछ आखिर में प्रणव ये कहूंगा, कोई फाइनल एडवाइस 11th से 12th और 10th to 11th वाले बच्चों को कुछ एडवाइस देना चाहते हो? हाँ, जो 10 से 11 शिफ्ट हो रहे हैं, जस्ट स्टिक अराउंड। मतलब आपको थोड़ा फील होगा कि थोड़ा अपहिल जर्नी है शुरू शुरू में फॉर 1 और 2 मंथ्स, बट अगर एक बार आदत पड़ गई ना, तो बहुत मजा आने वाला है। और ये सोच के मत करना कि मुझे आईआईटी करना है, ये सोच के करना कि मुझे चीजें सीखनी है, कि मुझे फिजिक्स सीखनी है, मुझे केमिस्ट्री सीखनी है, मुझे मैथ्स सीखनी है।
तो IIT जाना या नीट क्लियर होना वो उसका बाय प्रोडक्ट आएगा। तो जस्ट ट्राई टू लर्न द थिंग्स एंड जस्ट एंजॉय योर जर्नी, ठीक है। और फॉर 11th to 12th जस्ट ट्राई टू कीप थिंग्स प्रिसाइज, मतलब जो भी कुछ कराया है उसको फटाफट घर आके रिवाइज करो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। और whenever you solve questions उसको टेस्ट फॉर्म में करो कि अगर 1 घंटे का टाइमर लगाओ, 30 क्वेश्चंस करो और उसके मार्क्स बनाओ। और जो भी क्वेश्चंस डाउट होते हैं ना उनको हमेशा अपना डाउट क्लियर करने की कोशिश करो कि कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हो तो आपको आते हैं, जो आपको नहीं आते वो भी आपको पता होना चाहिए ना कैसे हो रहे हैं, तभी ऐसे पेपर क्लियर होगा। आई थिंक बहुत प्यारी एडवाइस। तो देखो ये प्यारे प्यारे जब बच्चे अपने ही बैठते हैं तो इतनी वर्सेटाइल एडवाइसेस आती है कि सबसे डिफरेंट आ रही है और सबसे प्यारी आ रही है, एंड दैट इज ब्यूटीफुल एडवाइस प्रणव इज गिविंग। आई होप आप लोगों के अंदर इसी की आवाज से चली जाए तो बेहतर है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। दैट्स ब्यूटीफुल, फाइन। सो प्रणव थैंक यू वेरी मच। ये वो बच्चे हैं जिनको बुलाता हूँ, कहते हैं सर मैं खेल रहा हूँ, बस 7:30 बजे मैं खेलते हुए ही हॉकी छोड़ के वापस आ जाऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच, इट्स सच अ ब्यूटीफुल टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स बड़े प्यारे होते हैं, बट ये वो स्टूडेंट्स हैं जो जिनको तुम बार बार बुलाते हो कि नहीं भाई, एडवाइसेस देने में भी सबसे आगे होते हैं कि नहीं यार हेल्प कर दूं किसी बच्चों की, और आने वाले बच्चों की और हेल्प कर दूं। तो डिफरेंट क्वालिटीज, एंड दे आर द क्वालिटीज जो लीडर्स हैं, हेल्प करना चाहते हैं, ऑलवेज रेडी टू हेल्प। आई थिंक ब्यूटीफुल। थैंक यू प्रणव, थैंक यू वेरी मच। बाकी सारे गुड बाय कर सकते हैं, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Okay, so that's fine. तो finally we are on a bench. चंदन का नंबर हमने आखिर रखा हुआ है क्योंकि चंदन बहुत सारी एडवाइसेस देगा। सच अ गाय जो बहुत सारे एनालिसिस करता है, कुछ ऐसा गाय जिन्होंने एम्स तक क्रैक कर दिया बट उन्होंने कहा नहीं मुझे एम्स में ऑर्थो ही चाहिए, मेडिसिन ही चाहिए, बाकी कोई ब्रांच नहीं, मैंने छोड़ दी। सच अ गाय एम्स तक क्रैक करके छोड़ सकते हैं। तो एनी हाउ हम उससे बात करते हैं, उससे पहले हम आखिरी शुभम से बात कर लें and won't take long time क्योंकि टाइम काफी हो गया। So I will just go to शुभम, क्योंकि जो भी रिसर्चेस में इंटरेस्टेड है, ये वो बच्चा है जो आईआईटी क्रैक करने के बाद भी फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत सारी बातें करता था फिजिक्स में, कितना मिला वो बता पाएगा, लेकिन आज की डेट में ही इज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो आई होप वी गेट द कोशिश करें। सो ही इज इन बायोफिजिक्स, कुछ ऐसा है, बताए कैसा रहा एक्सपीरियंस फिजिक्स का, और क्योंकि फिजिक्स ही उसका सब कुछ, और अल्टीमेटली क्या कर रहा है थोड़ा समझान लेते हैं। ओके, सो गो अहेड। आई थिंक इट्स शुभम, कैन आई हैव दैट? देखिए भाई शुभम is here, yes शुभम is here, and हाँ जी शुभम, हेलो, गुड इवनिंग सर। हाय शुभम, ग्रेट टू हैव यू। देखिए भाई नहीं गेटिंग स्मार्ट, इंडियन के साइंटिस्ट स्मार्ट होते जा रहे हैं इसके आने के बाद। हाँ जी, somebody who is very much interested in researches and all that kind of things, क्योंकि is one जिसने IIT ड्रॉप छोड़ के आइजर में गया, फिर इसरो में गया, फिर ICTC समथिंग लाइक इन वर्ल्ड की टॉप टेक्निकल साइंस यूनिवर्सिटी है समथिंग लाइक, उसमें गया एंड डूइंग ऑल दैट स्टफ, पता नहीं क्या क्या, राइट। हार्वर्ड के लेवल की यूनिवर्सिटी पे पहुंचे हुए हैं, वहां से भी कॉल है, जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी से भी कॉल है PhD के लिए, doing lot of things। तो वो थोड़ा बायोडाटा लंबा है, हम उसको थोड़ा सा छोटा करते हैं इस सेंस में कि भाई anybody who's very interested in researches, तो आप लोग भाई अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाद में ये ना कहें रिसर्च के लिए सर आपने आइडियन से तो मिला दिया, साइंटिस्ट से भी मिलवाया, तो भाई मिलिए, बिल्कुल मिलिए। अच्छा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चंस आप भेज सकते हो, आपके क्वेश्चंस मैं पूछता रहूंगा। पहली बात पूछना है, किस चीज में आप रिसर्च करते हो भैया? अच्छा, तो रिसर्च मेरा बायोफिजिक्स में है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब पहले रिसर्च अपनी बताने से पहले ये बताऊंगा कि मेरा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सर ने इतना डेवलप कर दिया कि मुझे फिजिक्स के अलावा कुछ दिखता नहीं था। मतलब जब मैं 2 साल में प्रेपरेशन कर रहा था, मेरे दिमाग में फिजिक्स चलती थी। और फिजिक्स में जब आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ता है ना, तो बाकी सब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो जब मैंने फिजिक्स 2 साल मतलब पढ़ी सर से और बहुत ग्रोथ लगी उस चीज़ में, तो मैंने जब रिसर्च में भी कंटिन्यू किया एज अ फिजिक्स, तो
मैंने वहां पे देखा कि जब मैं बायोलॉजी को पढ़ रहा हूँ तो उसमें मैं फिजिक्स कैसे लगा सकता हूँ। तो सर ने जैसे बताया कि बायोफिजिक्स में रिसर्च कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं इस टाइम किस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ कि जो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जब आप देखते हो कि एक एम्ब्रियो ह्यूमन में बनता है या कोई भी किसी भी एनिमल का एम्ब्रियो ले लो, तो उसमें फिजिक्स कैसे लगती है, फोर्सेस कैसे जनरेट होती है, आपकी हेड, टेल, बाजू, मतलब कैसे आता है वो फिजिक्स, कैसे लग रही है वहां पे इतने छोटे लेवल पे। तो मेरा उस चीज में रिसर्च चल रहा है, बट वही मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट जो था 11th-12th से ही आया, और सर का बहुत बड़ा रोल रहा है कि फिजिक्स मेरी इतनी स्ट्रांग करने के लिए। मैं जब पहले 11th से पहले मतलब 10th में मुझे कुछ नहीं पता होता था कि आईआईटी होता है क्या है, फिजिक्स क्या होती है। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब मजाक की बात नहीं है कि फिजिक्स दिखती ही नहीं थी मेरे को। मुझे, मेरे लिए तो हॉरर था फिजिक्स। जैसे ही सर से कोचिंग ली, सर के पास सर से डिस्कशन होती थी हमारी, तो बहुत एक ग्रोथ होने लगी माइंड में कि हाँ, फिजिक्स दिखने लगी। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको आईआईटी जेई क्रैक करना है तो पहले सब्जेक्ट से प्यार करना शुरू कर दो, अपने आप फ्लो के साथ ना सारी चीजें निकल जाएंगी। तो यही है कि कोई बर्डन नहीं लेना 2 साल में, कंसिस्टेंट रहो, पेशेंस रखो और हार्ड वर्क करते रहो। ये चीजें हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचा देंगी। और आईआईटी इतना कोई टफ एग्जाम नहीं होता। हम जब एग्जाम दे रहे थे ना, जब फिजिक्स का, मैंने फिजिक्स का सेक्शन देखना, मुझे पता नहीं इंटरेस्ट आ रहा था, मुझे प्रेशर फील नहीं हो रहा था आईआईटी के टाइम। ऐसा लग रहा था यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो किया हुआ है, ये तो मतलब आईआईटी के एग्जाम में। तो यही सब और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया, आपने नॉन मेडिकल की बात बायोफिजिक्स कैसे कर ली, बायो कैसे कर लिया आपने भैया? आईसर में, हाँ वही मैं बताता हूँ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमें पहले 2 साल बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है, फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है, ताकि हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर पाए। वो नहीं है कि हम बस एक बात पे हम फिजिक्स में ही रिसर्च कर रहे हैं, ओके, एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं, या हम कुछ क्वांटम पढ़ रहे हैं, या हम कुछ, मतलब बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं। तो जब मैंने बायोलॉजी पढ़ी और फिजिक्स पढ़ी, तो मुझे था कि यार इन चीज़ों को मिक्स करके मैं कैसे चीज़ें देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, बायोलॉजी में भी तो कहीं ना कहीं फिजिक्स लग रही है, वो कैसे समझी जा सकती हैं। तो वहाँ पे मेरे फिजिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट थे, बहुत उन्होंने रोल प्ले किया है। और यही बोलूँगा, 11th-12th की वजह से ही अगर आज मैं रिसर्च में इतना सोच पा रहा हूँ, तो वो जस्ट बिकॉज 11th-12th की मेरी जो ग्रूमिंग हुई थी। शुभम, बहुत मोटिवेटिंग है आई थिंक सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरे, जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट जब बन जाते हैं, इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। और आई थिंक मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया की बेहतरीन जो रिसर्च है ना, वो बायोफिजिक्स में हो सकती है, क्योंकि भाई मेडिकल साइंस को बहुत ज़रूरत है इंजीनियर्स की रिसर्च आगे बढ़ने के लिए, कि भाई और चीज़ों को कैसे डेवलप किया जाए और बेहतर कैसे किया जाए। तो वी ऑलवेज नीड आई थिंक शुभम टाइप ऑफ पीपल। ग्रेट टू हैव। तो शुभम, एक क्वेश्चन और आपके लिए आया है भाई, दिस पर्टिकुलर वन है कि आप लोग शुभम भैया ये बताएं कि आप आईआईटी ड्रॉप करके आईएसएम में गए, क्या ये बड़ा बोल्ड डिसीजन नहीं था? ओल्ड सीजन था, बट मुझे, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे को इंटरेस्ट लगता है। मैं सर से जब भी बात करता था कि सर मेरे को रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि जब भी मैं बताता हूँ मेरा इंटरेस्ट क्यों आया रिसर्च की तरफ, और मतलब क्यों मैंने आईआईटी ड्रॉप किया, क्योंकि जब मैं सर से बात करता था, डिस्कशन करता था, मैं जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना, और जो सर चीजें समझाते थे उसको रिलेट करता था कि मैं कैसे फिजिक्स जो सर समझाते हैं उसको रियल वर्ल्ड में लगा सकता हूँ। और वहां से मुझे लगा कि यार रिसर्च में भी तो कुछ ना कुछ मैं नई फाइंडिंग्स कर सकता हूँ, कुछ ऐसा ही, कुछ थ्योरीज खुद से बना सकता हूँ जो रियल वर्ल्ड में अभी तक किसी ने बनाई नहीं है, और वो मे बी हम बनाए और किसी को हेल्प करे। तो मतलब रिसर्च का टेम्परेचर मेरा 11th-12th से बना, तो मुझे आईआईटी अगर मैं चला भी जाता तो मैं इंजॉय ना करता। लेट्स से अगर मैं आईआईटी करके किसी नॉर्मल सी जॉब कर रहा होता, या मैं कहीं पे भी जॉब कर रहा, तो वो मेरे लिए, दो किसी के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई और इंजॉय करे, बट मेरे लिए जो मेरा ब्रेड एंड बटर है वो रिसर्च है, कि मुझे पढ़ना ही अच्छा लगता है कॉन्टिन्यूसली। तो आई वांट टू बी बॉस ऑफ माई सेल्फ, मतलब मैं अपना खुद का बॉस होना चाहता हूँ कि हाँ मैं खुद से ही काम करता रहूँ। तो मेरा वो जॉब वाला टेम्परामेंट नहीं है, मुझे बस पढ़ाई करनी है। और वो
वही मैं फिर से कहूंगा कि जो टेम्पर आपको एंजॉय करना अपनी चीजों को, तो 11th-12th में भी जब आप पढ़ रहे हो ना फिजिक्स को या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एंजॉय करो। और मेरे हिसाब से सर के साथ जब आप डिस्कशन करोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप सब्जेक्ट को एंजॉय कर नहीं पा रहे। सर आपको एंजॉय करवा ही देंगे। अगर आपको लग भी नहीं रहा होगा यार एंजॉय कर नहीं पा रहा, बट सर के साथ डिस्कशन करके ना एंजॉयमेंट आपको ऑटोमेटिकली फील हो फिजिक्स में। क्या हाँ, आपको दिखेगा ओके यार ये चीज ऐसे हो सकती है, ये चीज ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको 2 साल में रखनी है। और देखो वर्क जो आप सोचते हो कि यार इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, देखो क्वालिटी मैटर करती है ओवर क्वांटिटी। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो 4 घंटे ऐसे पढ़ो कि 10 घंटे को ना सरपास कर जाए। तो चाहे सीटिंग आवर्स आपके कम हो बट इफेक्टिव हो। बहुत प्यारी बात है शुभम, और कितना अच्छा लग रहा है अपने ही बच्चे से, जब वो अब साइंटिस्ट बन गया तो बहुत बड़ा हो गया कल, तो उनसे ये बातें सुनना कितना प्यारा लगता है कि समहाउ उसके इतने बड़े साइंटिस्ट बनने में हमारा रोल भी है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, जैसे हम खुद साइंटिस्ट बन गए। दैट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच शुभम, बहुत अच्छा लग रहा है। और आखिर में एक क्वेश्चन का जवाब दो, कुछ क्वेश्चन वैसे आ भी रहे हैं आपको कि भाई आप डिस्ट्रैक्शंस कैसे हैंडल करते हो। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आखिर में एक बात बता दीजिए, जब आप सारा सिलेबस कर लेते हो और आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने पड़ते हैं, तो आप कैसे रिवीजन प्लान करते हो? कौन सा चैप्टर पढ़ूं, कौन सा छोड़ूं, क्या करूं? तो फुल सिलेबस टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, उसका बेस्ट प्लान क्या हो सकता है? ये 2 क्वेश्चंस आप आंसर करें, एक डिस्ट्रैक्शंस और दूसरा फुल सिलेबस टेस्ट से पहले किस तरह से रिवीजन करनी होती है। फुल सिलेबस टेस्ट से पहले देखो, फुल सिलेबस टेस्ट से पहले आपके कुछ पर्टिकुलर टेस्ट हुए होते हैं, तो उसमें देखो आपके वीक पोर्शंस क्या थे। जो वीक पोर्शंस होते हैं ना, उनको पिक करो और उन पे काम करना शुरू करो कि ओके लेट्स से मुझे रोटेशनल नहीं समझ में आ रही, तो मैं रोटेशनल को दोबारा से रिविजिट करूंगा, सर के नोट्स देखूंगा, फिर सर ने जो बुक्स बताई हैं ऐसे और उसको देखूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन सोल्व करूंगा ताकि मेरे को रिवीजन मिल जाए। बट अगर तुम सर के नोट्स और क्लासेस को डेली फॉलो करोगे ना, मुझे नहीं लगता कि जब तुम फुल सिलेबस टेस्ट देने जा रहे होगे तो तुम्हें फॉर्मूले इतने ज्यादा याद करने पड़ेंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में होंगे, अच्छा मुझे ये सब्जेक्ट का ये थोड़ा सा देखना होगा, ओके देख लिया, हो गया हो गया हो गया। मतलब इतना आपको लगेगा नहीं, लोड नहीं लगेगा। मतलब क्लासेस को फॉलो करो जो सर पढ़ाते हैं, नोट्स को, सर जो नोट्स देते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम्हें ना जब तुम कोई क्वेश्चन कर नहीं पाओगे ना और तुम लेट से दोबारा सर के नोट्स को विजिट करोगे, ओके सर ने ये चीज बताई थी और ये यहाँ पे अप्लाई हो रही है, मैंने उस टाइम मे बी इग्नोर कर दी हो, बट सर ने नोट्स में कवर किया होगा या सर के साथ ये डिस्कशन हुई थी। सर के नोट्स, सर जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और सर जो बुक्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ टू क्रैक द IIT। मुझे नहीं लगता उसमें दिक्कत आएगी। Great. And finally, Shubham, how you handle distractions? तो मैं पहले ये बताता हूँ कि दो आई एम ए साइंटिस्ट एंड ऑल्सो आई एम अ भंगड़ा इंस्ट्रक्टर, मैं भंगड़ा भी करता हूँ। ठीक है, आई एम मैं पार्ट हूँ एक इंटरनेशनल भंगड़ा टीम का, तो वी हैव बीन कम्पीटिंग टू इंटरनेशनल लेवल्स। तो बीइंग अ साइंटिस्ट मुझे मतलब डिस्ट्रैक्शन कभी फील नहीं, मुझे जो भी कोई अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कोई भी चीज करता था ना, तो मुझे रिजुविनेशन क्या कहते हैं ना, कि मतलब खुद को एक मोटिवेटेड फील करके दोबारा से मैं शिफ्ट कर सकता था। तो मुझे कभी डिस्ट्रैक्शन ऐसा लगा नहीं। मुझे जो भी मैं, अगर मैं सही ढंग से बोलूं तो जैसे मान लो कि मुझे कुछ भी खेलने का दिल कर रहा है, मैं करता था, मुझे लगता था कि मुझे मेरा दिल कर रहा तो मैं करूंगा। बट डिस्ट्रैक्शन ये एक पे डिपेंड करता है कि उसको पॉजिटिव वे में लेता है कि नेगेटिव वे में। Okay. तो डिस्ट्रैक्शन ऐसे उसको वर्ड हम लेबल दे देते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है, ये है हो रहा है, मतलब ठीक है अगर आपका शुभम, किसी आपके चीज फोन्स को, फोन गेम्स को प्रमोट तो नहीं कर रहे? नहीं, फोन गेम्स को नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि रिजुविनेशनल एक्टिविटीज, जैसे कुछ फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, या आपने लेट्स आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, गो अहेड, वो आपका स्ट्रेस रिलीफ करेगा। एक्टिविटीज वो करो इन 2 साल में जो बहुत स्ट्रेस प्यारी रिलीफ बात। करेंगे। देखो बहुत प्यारी बात शुभम कर रहा है कि देखो उसने सारी गेम्स जो वो खेल रहा है वो फिजिकल एक्टिविटीज हैं। आप फिजिकल एक्टिविटीज आधा घंटा घंटा कर लोगे, देन यू हैव टू रिटर्न बैक। ठीक है, बट ही इज नॉट सेइंग, पहले बता दूं, फोन गेम्स वीडियो गेम्स के बारे में वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा, क्योंकि शुभम ये लोग तो ऐसे ना वो गेम्स के बारे में पकड़ लेंगे, हम तो वीडियो गेम खेलेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब एक्टिविटीज वो करो जिससे आपका माइंड को हेल्दी हो। देखो
जब आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी ना, अब मतलब आपकी जब फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होगी और मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ग्रेट, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल थिंग। सब लोग आधा घंटा कोई ना कोई अपनी फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हैं, रूटीन में कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। दैट्स नाइस, वेरी वेरी नाइस। तभी ये साइंटिस्ट स्मार्ट साइंटिस्ट बनेंगे। ब्यूटीफुल, चलो दैट्स नाइस। थैंक यू वेरी मच शुभम आने के लिए। सो प्रेशियस थैंक्स अ लॉट टाइम, सर। आपको फिर हम बुलाएंगे। और क्योंकि साइंटिस्ट बहुत सारे चाहिए भाई, मुझे बहुत सारे साइंटिस्ट बने। आई ऑलवेज ड्रीम एंड मेरा ड्रीम सच करने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस सर यू। आपका थैंक यू सर जो इस लेवल तक हमें पुश किया। चलो मतलब ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सब ढेर सारी विशेष दो भाई शुभम को, ताकि फाइनली ढेर सारे साइंटिस्ट आपके अंदर भी पैदा हो, क्योंकि हैं, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। फाइन, ग्रेट, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत अच्छा लगा। बाय सर, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, वी प्रोसीड टू रिसर्च ब्रो, माय बेस्ट विशेस। बहुत सारी आपको बेस्ट ऑफ लक विशेस आ रही हैं। थैंक यू ओके, लॉट। थैंक यू बच्चे, थैंक यू ओके। मच, बाय बाय बाय। So I think I don't know, Chandan, are you available? My AIMS aspirant, AIMS का पेपर ड्रॉप करने वाला बच्चा यहाँ पे है अवेलेबल? I think या तो वो डिस्कनेक्ट हो गया चंदन, और या ज्यादा लेट होने की वजह से चला तो नहीं गया। चंदन, आर यू है? ओके चंदन, फाइन, ओके, थैंक यू बच्चे, थैंक यू रमी। हाँ चंदन, यू आर हेयर, स्क्रीन बड़ी कर लो भाई, जस्ट ग्रेट। तो चंदन इज डॉक्टर कम फिलोसफर, और मुझे तो हमेशा से लगता है इसे हमेशा न्यूरोलॉजी माइंड्स वाली गेम्स में जाना चाहिए, माइंड वाला डॉक्टर होना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट आई वुड से। तो आधे डॉक्टर्स तो ऐसे हो जाते हैं इससे, बट ही इज द वन, ही इज अ ब्रिलियंट गाय। ठीक है, तो मेडिकल के बारे में बहुत बहुत अच्छी चीजें आपको बता सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो एक बड़े बड़े पेपर क्लियर करके छोड़ देते हैं कि हमें कुछ और बड़ा क्लियर करना है, सकते ये स्ट्रीम नहीं, मुझे और स्ट्रीम चाहिए। तो वांट टू नो कैसे तैयारी की, क्या अच्छी एडवाइसेस देना चाहते हैं चंदन? वुड यू प्लीज टेल मी चंदन? हाँ जी चंदन। यस सर। हाय सर। हाय चंदन। हाँ जी सर। सर मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, पढ़ाई से रिलेटेड तो सभी ने काफ़ी समझा दिया, मेरे को लगता नहीं कि शायद इन्हें पढ़ाई से रिलेटेड और समझाना चाहिए। ओके, नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल बेसिक बातें मेन ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है मेरी साइड से कि भाई वही जो अभी एक शुभम ने भी शेयर किया कि भाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप मतलब 10 घंटे पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो, कि भाई ये इम्पोर्टेंट है कि आप दिन में 4 घंटे पढ़ो, लेकिन वो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ने के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई आप वो एटलीस्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए उसके साथ ना, क्योंकि आप डेली 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो फॉर लॉन्ग लॉन्ग मतलब जर्नी ऑफ 2 years ना, है ये काफी मतलब एक वो रहता है। अब जर्नी इनकी 11 से शुरू होगी, 12 तक तैयारी करेंगे, मतलब जाएंगे आगे तक। ठीक है, और बीच में अलग अलग तरह का मतलब कोई भी, अब जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है, किसी के कुछ इश्यू हो कुछ ना हो, जो भी है ऊपर नीचे हो, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप मतलब मिनिमम टाइम एक जो दिन में देते हो वो आपका एक कंसिस्टेंट वो होना चाहिए। ये होगी पहली बात। दूसरी बात कि भाई किसी भी चीज से ना खुद को डिमोरलाइज नहीं करना, कि भाई मतलब सपोज आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व करे, 50 के लिए मतलब ट्राई किया या एमसीक्यू किए, जो भी किया उसमें से आपके 25 ठीक हुए, 25 गलत हो गए, और आप 2 दिन ये सोच के पढ़े ही नहीं कि यार ये क्या हुआ, मतलब इतना पढ़ा फिर भी नहीं हो रहा, मतलब ठीक है, खुद को एक ऐसा पुश मतलब वो होना चाहिए कि भाई खुद की एक फोटो खींचो अपने ही कैमरे में, बढ़िया बढ़िया फोन ले रखे हैं, और उसमें देखो कि यार ये आदमी क्या ये नहीं कर सकता क्या, मतलब ये कुछ ऐसी बात बता रहा हूँ जो मैं खुद के साथ मतलब एक अप्लाई करके देखी हुई है मैंने ना। और हर आदमी के अंदर पोटेंशियल होता है कि कुछ ऐसा वो नहीं है कि भाई मैं ये नहीं या वो नहीं, जो भी है, तो खुद को
खुद से बात करना सीखो। अभी सर ने ये जैसे अरेंज किया है, मतलब ऑल सेटअप, कि सर एडवाइस करने के लिए आपके पास हमेशा रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा होगा कि आप सपोज करो रात को 12 बजे कुछ ट्राई कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन कर रहे हो और आपको लगता है यार इस टाइम तो मैं किसी से बात नहीं कर सकता। उस टाइम क्या करोगे आप? उस टाइम आपको खुद को पुश करना आना चाहिए कि नहीं यार ये तो पॉसिबल है, ऐसे कैसे? मैं करूँगा, अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। खुद से बात करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, आपकी आने वाली लाइफ में बहुत 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 काम आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? और अर्ज टू लर्न एक होनी चाहिए अंदर ना, कि भाई मतलब थोड़ा-सा आ गया, ये नहीं कि भाई सपोज़ अब जैसे मैंने 50 में से 25 ठीक होने की बात की और ये कहा कि भाई डिमोरलाइज़ फ़ील नहीं करना। अब सपोज़ करो आपके 50 में से 49 ठीक हो गए और फिर आप अगले 7 दिन वैसे ही नहीं पढ़े कि यार अपना तो लग रहा है कि भाई सही है सब, अब तो थोड़ा-सा नॉर्मल चलने दो या ठीक है ऐसे, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। कि मतलब एक खुद को ना बैलेंस करके रखना है कि भाई मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है? और क्वालिटी स्टडी, वही कि भाई 4 घंटे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और कंसिस्टेंट पढ़ो, ठीक है? इसके अलावा आप कुछ और बात करना चाहो, क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चंदन ने बहुत प्यारी चीजें, देखो अप्रोच इज पॉइंटेड अप्रोच। अब कितनी प्यारी चीज है कि अब वो बातें बता रहा है, वो सारी अच्छी अच्छी बातें पॉइंट्स में बता रहा है। और अगर आप देखोगे ध्यान से कि पॉइंट्स में चीजें आपको ज्यादा क्लियर रहती हैं, याद रहती है कि हाँ यार ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब पढ़ते हो तब भी पॉइंट्स में पढ़ो कि हाँ यार ये क्रक्स, दूसरा क्रक्स, तीसरा क्रक्स, रात दिन उसके एक पैराग्राफ बना लो। तो कितनी प्यारी मैंने कहा ना फिलोसोफर, ही शुड बी एक न्यूरोलॉजिस्ट। एक बात और ऐड करना चाहूँगा सर, कि हमारा कोई भी अगर बड़ा टारगेट होता है ना, कि भाई मतलब जैसे 11th में ये किसी ने जॉइन किया और वो चाहता है कि 12th के बाद उसका एग्ज़ाम होगा 2 साल के बाद और एक मतलब मैं एम्स क्लियर करूँ, मैं नीट क्लियर करूँ या जो भी जैसे भी जिपमर क्लियर करूँ। तो वो एक बड़ी सक्सेस हमेशा हमारे छोटे-छोटे एफर्ट्स का सम होती है मतलब। तो हमें हमेशा ना एक छोटे एफर्ट पे पहले ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि बजाय कि मैं ये सोचता रहूँ कि भई पहले से ही सोचता रहूँ, यार 2 साल बाद 2 साल बाद 2 साल बाद क्या होगा वो बाद में होगा। 2 साल तक पहुँचना भी है पहले, पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है, कि भई तुमने आज कोई क्लास लगाई, कोशिश करो। जबकि ऐसा होता है कि भई आदमी हो सकता है किसी दिन 2 सब्जेक्ट की इकट्ठी क्लास हो, वापिस आते हैं ऐसे लगता है कि यार अब तो हिम्मत नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि उस दिन का एक बार सामने से एटलीस्ट उसको पेजेज़ देख दो कि भई हाँ, क्या करवाया था, चाहे अगले दिन बाकी उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, ठीक है? ये छोटे-छोटे एफर्ट्स जो है ना, मतलब छोटे-छोटे एफर्ट्स में जब आपको सक्सेस मिलेगी ना, तो वो एक एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती जाएगी आपका, मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छे से ना। और फिर उसपे जब भी अभी सर ने पूछा था कि भई अगर फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं, तो फिर उस टाइम पे कैसे मैनेज करते हो ये? जब आप छोटे-छोटे मतलब टॉपिक्स का मतलब हर एक बायो केमिस्ट्री में ले लो, आप फिज़िक्स में ले लो, एक-एक टॉपिक पे आप जब थोरोली वर्क करोगे और क्वेश्चन साथ-साथ प्रैक्टिस करोगे, तो मेरे ख्याल से इन स्मॉल-स्मॉल एफर्ट से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एक लॉन्ग रन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चंदन ने आई थिंक फिर बहुत ज्यादा प्यारी बातें की है। आई थिंक यू मस्ट नोटिस दैट, ये चीजें मैं फिर कहूँ, यू मस्ट मस्ट नोटिस दैट। आपको चाहे लिखनी पड़े, लिख के रखें छोटे छोटे एफर्ट्स, डे टू डे एफर्ट्स। रूटीन वर्क जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में, आप उसको कितने अच्छे से रिवाइज करते हो, कितना कनेक्टेड रहते हो कॉन्स्टेंटली स्टडीज के साथ। वो कनेक्शन ही आपको अल्टीमेटली आगे तक दूर तक लेके जाएगा। तो दैट कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। हमारा ध्यान रहता है कि नहीं 2 साल बाद ये कर देंगे, उस बड़े एग्जाम में वो कर देंगे, बट वहां तक पहुंचने की जर्नी इज इम्पॉर्टेंट। ब्यूटीफुल वर्ड्स आई वुड से इट एज, ठीक है? कितना अच्छा है। रोज आप अपनी इंटेलिजेंस को कितना ग्रो करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। और किस तरह ग्रो करते हो, ही टेलिंग यू कि आप चीजों को कंसिस्टेंटली करो, एफर्ट्स डालो, अच्छे से समझ के करो डे टू डे, और ढेर सारी डिस्कशंस भी करो। फाइन, दैट्स ब्यूटीफुल। और चंदन कुछ? एक एक सर ये एक चीज़ और कर सकते हैं कि मतलब ना जैसे मैं अभी अपनी करंट लाइफ में करता हूँ, अभी मेरे पास एक्चुअली वो नोटबुक नहीं है, मेरी लाइब्रेरी में पड़ी है। पेन डाउन करना चाहिए हमें अपने डेली के वर्क को ना, कि भाई सपोज एट द एंड ऑफ द डे कि भाई मैंने सारे दिन में किया क्या है। उससे आपको एटलीस्ट ये पता लगेगा कि भाई मतलब सपोज मैंने कल सोने से पहले मैंने अगले दिन का सोचा कि भाई यार कल ना ये छोटा सा मतलब ये काम होना चाहिए मेरा, ठीक है?
और वो फिर अगले दिन रात को क्या है, जब हम उसको पेन डाउन करते हैं ना कि भाई हाँ मैंने अपनी नोटबुक में एक नोटबुक बना रखी है या एक पेज बना रखा है नॉर्मली अपने जहाँ पे भी मैं पढ़ता हूँ मैंने वहाँ वॉल पे लगा रखा है, जब मैं उसको शाम को टिक करूंगा ना ऐसे कि भाई हाँ यार ये मेरा काम हो गया, तो वो मतलब वो एक काफी अच्छी फील होती है शाम को कि भाई आज के लिए इतना सोचा था, इट्स ऑल डन। तो 2-3 और मैं ये क्वेश्चंस आ भी रहे हैं चंदन, 2-3 हाँ क्वेश्चंस जी आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ, अगर हम 5 काम सोचते हैं एक ही होता है तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी, तो फ्रस्ट्रेशन से कैसे बचें? पता है क्या है, आप सपोज करो अब मैं कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ क्या होता है कि मेरा टारगेट ही इतना बड़ा होता है कि वो अचीव ही नहीं होता, और डेली इतना बड़ा होता है कि वो अचीव ही नहीं होता। क्यों? वो टारगेट हम हमारी ह्यूमन मेंटालिटी हमें खुद के माइंड का पता होता है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतने बड़े टारगेट बनाओ कि डेली अचीव नहीं हो रहे और आप वो कहो कि भाई मैं तो फ्रस्ट्रेशन में चला गया, नहीं। छोटा सा टारगेट बनाओ। मैं किसने कहा 5 चीजें इकट्ठी लिखो? आप एक एक टॉपिक लिख लो। ज़रूरी है कि भई मैंने ये नहीं बोला कि आप केमिस्ट्री का एक टॉपिक लिखो, फिज़िक्स का भी एक लिखो, साथ में बायो का भी एक लिखो। आप एक छोटा मतलब कोई बात नहीं, हो सकता है एक दिन आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ। मैं पहले ही एक बात कह चुका हूँ, खुद को डिमोरलाइज़ नहीं करना है। इन केस सपोज़ करो आपने 5 लिखे, पाँचों के पाँचों भी नहीं हुए, उस दिन को काटा मार दो। कह दो कि भई कट, कोई बात नहीं, ये दिन मैंने कुछ नहीं किया। हो सकता है उस दिन आपके फ्रेंड की कॉल आ गई हो, आपको कहीं पार्टी पे जाना पड़ गया हो। आप ये सोचो कि मैंने लास्ट डे जो मैंने कुछ इतना कुछ किया था, आज का दिन मेरे लिए रिवॉर्ड डे था। अगले दिन का प्लान ना बना के उसको अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। लेकिन हाँ, ये ऐसा अगर 1 बार हो, 2 बार हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ये नहीं कि भई आप मंथ में ऐसा 15 बार करोगे तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं होगा। तो उसपे आप मेरा कसूर मत निकालना कि ये एडवाइस तो डॉक्टर चंदन ने दी थी। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और आ रहा है बार-बार कि हाउ हाँ टू जी सर। कंट्रोल ओवर कॉन्फिडेंस व्हेन वी ओवर ओवर कॉन्फिडेंस कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है कि जब भी आपको लगे ना कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन और ज़्यादा मतलब ट्राई करके देखो, और ज़्यादा ट्राई करो, और ज़्यादा ट्राई करो। वहाँ तक ट्राई करो कि भई जब तक 50 क्वेश्चन करने पे आपके एक्चुअल में 30 ही सिर्फ ठीक नहीं होते, फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप थोड़ा-सा लेवल पे आ जाएगा। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, मतलब मेरे साथ भी कई बार होता है, कभी-कभी अगर ऐसे लगने लग जाए ना यार ये तो बहुत अच्छे से आता है, और उस टाइम पे हुआ क्या होता है वो जब हमें ऐसा लगता है ना, सॉरी, जब ऐसा लगता है कि भई बहुत अच्छे से आता है, फिर हम क्या करते हैं अगले 1-2 दिन का एफर्ट हमारा लेज़ी उसमें चला जाता है शेड्यूल में। तो फिर उसके बाद क्या है, फिर लेज़ी जब चला जाता है ना माइंड से, जब तुम अगली बार एक कमांड देते हो और आउटपुट डिमांड करते हो, तो फिर उस टाइम पे तुम्हारा एफर्ट अपने आप वो थोड़ा-सा लैग करेगा, और जब वो लैग करेगा ना तो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप नीचे आ जाएगा। तो वो खुद को बैलेंस रखना, एक मैं वही कह रहा हूँ खुद से बात करो, मतलब खुद से जब हम एक इंसान बात करता है ना, तो वो खुद की चीज़ पहचान पाता है, वो खुद से बात करता है, वो खुद को कह पाता है यार अंडर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा थोड़ा-सा, या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा थोड़ा-सा। मतलब ये बातें वो खुद से कर पाता है कि भई यार मतलब लगता है यार ये क्वेश्चन ठीक करके देख खुद को, मतलब ये मैं ऐसे खुद बात करके बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा है यार, थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा है, थोड़ा-सा कम कर। मतलब ये खुद से बात करने पे है। क्यों? सामने वाला हो सकता है हर टाइम आपके उसको ना पहचान पाए कि भई आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो या अंडर में हो। अंडर में होगे तो आप ऑब्वियसली एक हेल्प के लिए जाओगे, लेकिन ओवर में जाके थोड़ी ना कहोगे, "हाँ जी सर, सिद्धार्थ सर मैं ना ओवर कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ।" नहीं कहोगे ना। आप तो यूँ कहोगे, "सर देखा 50 क्वेश्चन का पेपर दिया था, 45 ठीक कर दिए ना।" मतलब वो तो सर जज कर लेंगे कि हाँ, लग रहा है थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है? तो वो खुद से टॉक होनी चाहिए मेरे को लगता है। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा, खुश हो गया। एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। चंदन आपकी थैंक्स थैंक्स बड़े ढेर सारे थैंक्स आ रहे हैं आपके सुन के, गुड। ठीक है सर। तो फाइनली आखिरी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, शॉर्ट नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और नोट्स कैसे बनाते हैं, ऐसा कुछ? शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं कि सपोज़ करो आप अपना नोट्स पढ़ रहे हो, कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो या आप बुक थोरो कर रहे हो, ठीक है? उस टाइम पे ना आपके पास हमेशा पेपर, मतलब रफ एक पेपर अलग से होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, आपको एट लीस्ट ये पता होना चाहिए कि भई सपोज़ आप फिज़िक्स का कोई टॉपिक पढ़ा और आपको वो कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो आप भूल जाते हो। आप वो एक पेपर लो और उस पेपर पे ऐसे नहीं कि बहुत बड़े-बड़े करके लिख दिए। एक पेपर 2-3 पेपर हों जिसमें आपने लाइक फिज़िक्स के सारे फ़ॉर्मूलाज़ लिखे हों, ताकि जब आप सपोज़ करो लास्ट टाइम आप जब सर एक फुल सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहे हैं, तो फिर उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो कि यार मतलब सारी फिज़िक्स में कैसे, अब वैसे ये सारे पन्ने तो मैं नहीं पलटा सकता। तो वो 3 पेज हों, आप मतलब सपोज़ करो उसमें 100 फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो 3 पेज आप दिन में 12 बजे टेस्ट है, 1 बजे टेस्ट है, सुबह 9 बजे खोल के बैठोगे तो मेरे ख्याल से 11 बजे तक भी आप अच्छे से फटाफट देख दोगे, और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करेगा।
और शॉर्ट नोट्स का यही होता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें से आपको जो चीज लगती है कि यार मैं ये भूल जाता हूँ, ये नहीं कि उसका पैराग्राफ बना के लिख दिया, उसका की पॉइंट्स है वो लिखो कि भाई हाँ यार ये बात है मेन, जो मैं जब भी पढ़ता हूँ ये भूल जाता हूँ, सर इससे जब भी क्वेश्चन देते हैं यार मैं ये कट हो जाता है मेरा। कोई भी टेस्ट दो, आपको अपनी मिस्टेक पता लगे कि यार इस टॉपिक में से जा रहा है क्वेश्चन, ये नहीं जाना चाहिए, अगले टेस्ट में फिर एनालाइज करो कि यार ये वाला टॉपिक जो है ना, इस टॉपिक में से फिर गलत हो गया, फिर दोबारा उस पे वर्क करो। ये नहीं कि भाई दोबारा गलत हो गया यार मैं तो एफर्ट भी डाल रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं सोचना। मेन बात फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, खुद को डीमोरलाइज नहीं होने देना, डीमोरलाइज नहीं होने देना किसी भी हालत में। हमेशा खुद को पुश करते रहो कि ना यार क्या हो गया, फिर एक बार ठीक नहीं हुआ कोई नहीं, दूसरी बार में ठीक हो जाएगा। ये कर करके आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे कि भाई जब वो क्वेश्चन सामने आएगा, कई बार तो मतलब मैं ऐसी स्टेज पे हूँ कि भाई क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करता हूँ आज की डेट में अपने एंट्रेंस के लिए, तो कई बार तो आंसर देख के 4 ऑप्शन नीचे देखते हैं, क्वेश्चन बाद में देखते हैं। क्यों? वो क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी कर देते हैं कि भाई फिर ऑप्शन में देख के लग जाता है कि यार इसी इसी टॉपिक में से पूछ रहा होगा, आंसर यही होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो तो पता लगता है आंसर तो यही है जो सोच रहे थे। तो मतलब इतनी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधा ऑप्शन देख के ऑप्शन में से आंसर मार दिया करो। ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस ही इतनी कर दो कि भाई सब कुछ ऊपर चला जाए, कि भाई मतलब सीधा माइंड में कि भाई कुछ भी सोचते हैं इससे पहले सीधा आंसर। आई थिंक चंदन की बातों ने सारा समेट दिया एज यूजुअल। तो चंदन को हमेशा इसलिए हम ट्रैक में रखते हैं कि भाई समराइज करना इससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो बहुत बहुत खुश हैं, ढेर सारे थम्स अप आ रहे हैं। चंदन सिंपली परफेक्ट, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक आपको आ रहे हैं कमेंट्स। चलो आई होप मेडिकोस सारे जो भी बच्चे एम्स रोहतक मेडिकल कॉलेज अच्छे अच्छे कॉलेज में पहुंचेंगे, वहां आपको चंदन के नाम सुनने को मिलेंगे और आपके सीनियर होंगे और इसकी एडवाइसेस आपको हमेशा याद आएंगी। थैंक यू वेरी मच चंदन। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी ओके मच। ओके अपना सर, बिजी थैंक यू शेड्यूल सर। से निकाल के आए, थैंक यू वेरी मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू चंदन। ओके सर। Okay, so finally it was a pleasure. It was a great pleasure. बहुत अच्छा लगता है। I can't tell you कि तुम्हें ऐसे फील होता है जैसे तुम्हारे अपने बच्चे कुछ बनते जा रहे हैं और तुम खुद कभी बड़े डॉक्टर बन जाते हो, कभी इंजीनियर बन जाते हो, कभी साइंटिस्ट बन जाते हो। शायद ये सबसे बड़ी हमारे एसेट्स होते हैं, एक टीचर के मोटिवेटेड रहने के लाइफ में। इट इज ग्रेट। आई होप हम एंजॉय करते रहे इसी तरह physics, chemistry, math, biology, and thanks to again Neha for giving such a great hand for biology, medical, and it's a great boost to all of you. कल का प्रोग्राम मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा, ठीक है? तो जो +1 से +2 में मैं बता रहा हूँ एंड कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। बट ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे होगी, ऑफलाइन का प्रोविजन रखा जा रहा है, बट स्टिल आप दोबारा एक बार सर्वे करेंगे कितने बच्चे ऑफलाइन में नहीं आना चाहते, ठीक है? कुछ जगहों पे आई नो दैट बंद कर देंगे समथिंग ऑफ दिस काइंड, बट दैट्स गॉड ब्लेस यू ऑल। रियली एंजॉयड आप लोगों की एनर्जी और आप लोग बातें सुनते रहे और आई होप बहुत जल्दी आप लोगों की भी ढेर सारी चीजें, ठीक है? गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।